हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो अब तक हमने डीएसबीडी के सभी प्रैक्टिकल्स लगभग डिस्कस कर लिए। दो बचे थे, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम उसको अगली बार जरूर लेके आएंगे। पर अभी हमें जो देखना है वो है वेड का प्रैक्टिकल, कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट नाम का आपके सिलेबस में सब्जेक्ट है टीआईटी के। उसके अंदर आपको कुछ प्रैक्टिकल करने, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। ये करके आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि सभी का जो डोमेन होता है मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट होता है। तो ये प्रैक्टिकल क्या है, तो सबसे पहले हम जो प्रैक्टिकल लेंगे असाइनमेंट नंबर 1 का भी मतलब अजैक्स वाला प्रैक्टिकल लेंगे। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि जो रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाना है HTML CSS और बूटस्ट्रैप का यूज करके, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। पर इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू दैट यूजर रजिस्ट्रेशन डेटा एंड पुश टू एरे लोकल स्टोरेज विथ अजैक्स पोस्ट मेथड ऑफ द डेटा इन लिस्ट न्यू पेजेस। तो अभी हमें क्या करना है कि अजैक्स का यूज करके हमें क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। अभी मैंने क्या किया, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अगर इस फॉर्म पे सबमिट किया और दूसरा एक पेज खोला, उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो डायरेक्टली वो जो हमने इंफॉर्मेशन दी है वो लोकल स्टोरेज से निकाल कर डायरेक्टली इधर क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली इधर पोस्ट होनी चाहिए या डिस्प्ले होनी चाहिए। आगे समझ में, पोस्ट किया डेटा हुआ, वो जो सबमिट किया है मतलब पोस्ट किया हुआ डेटा हमें क्या करना है, दूसरे पेज के अंदर उसे डिस्प्ले करवाना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले एजेक्स काम क्या करता है, उसका यूज क्यों क्यों किया गया, अगर ये यूज ना करते तो क्या होता, अगर ये यूज करते तो क्या होता, उसका डिटेल आर्किटेक्चर पूरा हम डेट में लेंगे। और जो ओरल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चन इसके अंदर पूरे डिस्कस किए। जेक्वेरी क्या होता है, जेक्वेरी के जो मेथड हमने इस प्रोग्राम में यूज किए उसको भी अच्छे से समझ लिया है, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी हम कोई भी चीज आपको रटा नहीं जाएगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारा। क्रिएट अ यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट। हमने क्या किया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया क्योंकि उन्होंने जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बोला था और उसके अंदर HTML भी यूज की जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है HTML एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके। व्हेन द यूजर सबमिट द फॉर्म, जब यूजर सबमिट करेगा फॉर्म, द डेटा शुड बी सेंड यूजिंग द अजैक्स पोस्ट मेथड। तो क्या होगा, जो डेटा आपका सेंड किया जाएगा अजैक्स की पोस्ट मेथड का यूज करके भेजा जाएगा। अभी अजैक्स क्या है, उस पोस्ट मेथड क्या है, वो अभी हम समझने वाले। द डेटा शुड बी स्टोर इन आइदर एन एरे और लोकल स्टोरेज। अभी ये एरे क्या है, लोकल स्टोरेज क्या है, उसको भी मैं अभी समझाने वाला हूँ। और न्यू पेज शुड डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड यूजर ऑफ फ्रॉम द लोकल स्टोर। उस लोकल स्टोर से न्यू न्यू पेज पे आपका जो डेटा इधर से पोस्ट किया गया है अजैक्स के मेथड से, वो डायरेक्टली आ जाएगा। आ गया समझ में, यही काम अजैक्स का होता है कि विदाउट पेज को रीलोड करके हमें क्या करना है, उस डेटा को जो लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा होगा उसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। कैसे करना है, वो क्यों करता है अजैक्स, ऐसा काम क्यों करता है, वो अभी हम समझते हैं। तो एक छोटी सी मैंने एक कहानी बनाने का ट्राई किया है कि मान लो कि जेके एक सिंपल वेबसाइट बना रहा है जहाँ वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल भर के सबमिट कर दे रहा है। आगे सबमिट करता है मतलब एक वेबसाइट बना रहा है, एक वेब पेज बना रहा है। वहाँ क्या कर रहा है वो, कि उसका नाम हो गया, उसका ईमेल हो गया और उसका क्या है, मोबाइल नंबर यहाँ सबमिट कर दिया। इधर सबमिट का बटन भी होगा, इधर क्या कर दिया उसने, सबमिट कर दिया। अभी क्या होगा कि कंप्यूटर उसका डेटा सेव करेगा, मतलब वो कहाँ सेव करेगा, ब्राउजर के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर। वो क्या करेगा, उस डेटा को सेव कर लेगा। मैंने जो भी फॉर्म बनाया है वो लोकल स्टोरेज के अंदर क्या हो जाएगा, सबमिट करने के बाद वो डेटा इधर जाके स्टोर होगा। और अभी हमने क्या किया कि दूसरा जो फॉर्म है वो बनाया, उधर इधर मैंने क्या किया, सिर्फ इधर सिर्फ एक डिस्प्ले बटन दबा दिया। क्या किया, डिस्प्ले बटन दबा दिया। और डिस्प्ले बटन बनाने के बाद इधर भी सेम इंफॉर्मेशन है, नेम हो गया, ईमेल हो गया और सेम क्या है, फिर से जो आपका मोबाइल नंबर ही हुए। तो क्या होगा, जैसे मैं इधर डिस्प्ले करूंगा तो क्या करेगा ये जो लोकल स्टोरेज के अंदर आज से पोर्ट मेथड से जो डेटा स्टोर हुआ है उसको क्या करेगा, लाएगा और इधर डिस्प्ले हो जाएगा। इधर की सभी पेज क्या हो जाएगी, इधर डिस्प्ले हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरा पेज रीलोड नहीं होगा, उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या करेगा, ये स्टोरेज कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, उसे स्टोरेज होगा, वो स्टोरेज में से निकाल कर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो यही काम इसके अंदर हमें करना है। और आजाक्स का यूज कैसे करते वो अभी हम समझते हैं। आजाक्स क्या है, अगर आजाक्स नहीं होगा तो क्या होता है, मैं सभी आपको इधर समझाने वाला हूँ। एक एग्जांपल भी लाया हूँ मैं उसके लिए, आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं उस कोड के बारे में, पर मैंने एक एग्जांपल लाया कि विदाउट एजेक्स क्या होता है, अजेक्स का यूज क्या करते हैं। मैं अभी जो भी समझा रहा हूँ उसके अंदर कोई भी चीज आपको ऐसी रटवा नहीं दी जाएगी, सभी चीजें स्टेप वाइज आपको समझाई जाएगी। आ गए समझ में, ये अभी मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको इधर क्लियर कर दिया। और नेक्स्ट अभी हमें समझना है कि अजेक्स क्या काम करता है। तो अजेक्स का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले समझ लो कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अभी असिंक्रोनस क्या होता है, अभी हम समझते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होता है, मैं अभी आपको समझने वाला हूँ। तो पहले आप इस समय से आप समझो कि अजेक्स का फुल फॉर्म क्या है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ये एक टेक्निक है जो वेब पेज को बिना रीलोड किए सर्वर से डेटा एक्सचेंज करने की सुविधा देती है। मतलब वेब पेज को रीलोड ना करने की, पूरा एक वेब पेज है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका पूरा एक वेब पेज है। ये पूरा वेब पेज आपको रीलोड करने की जरूरत नहीं, जो भी स्पेसिफिक डेटा चाहिए वो क्या करेगा, उस स्पेसिफिक डेटा को क्या करेगा,
वो लाने की कोशिश करेगा जहां उसने स्टोर किया गया है। इसकी मान लो कि अभी क्या होगा, इधर एक फॉर्म है और पूरे पेज के अंदर कई सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, पर हमें क्या चाहिए कि उस फॉर्म के लिए कुछ डेटा चाहिए। तो क्या करेगा, जैसे कि अभी आपको आपने देखा कि कुछ लोकल स्टोरेज के अंदर वो डेटा दिख रहा है उसे, तो क्या करेगा वो डायरेक्टली उधर से लाकर इधर इसे डिस्प्ले कर देगा। उससे क्या होगा, आपका पूरा पेज रीलोड नहीं होगा, मतलब आपका टाइम भी बचेगा, बेटर यूजर इंटरेक्शन भी होगा, टाइम भी सेव होगा, और क्या हो जाएगा, आपकी जो भी प्रोसीजर है वो फास्ट हो जाएगी विदाउट किसी टाइम के। आ गए समझ में? अभी मैं आपको अच्छे से समझने वाला हूँ वो क्या कैसे होता है। तो अजेक्स क्या अलो करता है कि ब्राउजर को बैकग्राउंड में सर्वर से बात करने के लिए बिना पूरे पेज रीलोड किए, मतलब क्या करेगा, ब्राउजर को ऑल आउट करता है कि सर्वर से बात करने के लिए वो क्या करेगा, इधर लोकल स्टोरेज में क्या करेगा, जो भी डेटा अभी पोस्ट हुआ है जिस फॉर्म में यूजर ने सेंड किया है, वो क्या करेगा, ब्राउजर से रिक्वेस्ट करके ब्राउजर क्या करेगा, बैकग्राउंड में पूरा पेज रीलोड नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि अभी देखो पूरा पेज रीलोड ना करने की जगह आप क्या करोगे, जो डेटा चाहिए, जो स्पेसिफिक डेटा चाहिए उसे ही लाकर क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करवा देगा। यही काम क्या करता है, अजेक्स करता है। आ गया समझ में? तो अजेक्स क्या होता है, अजेक्स का फुल फॉर्म है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। और वो ये क्या करता है कि पूरा पेज रीलोड नहीं करता, हमें जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए उसी के लिए क्या करता है वो डायरेक्टली हमें वो डेटा लाके देता है। आ गए समझ में? ये क्या है, एक टेक्निक है जो वेब पेज को बिना रीलोड किए सर्वर से डेटा एक्सचेंज या सुविधा देती है। आ गए समझ में? पूरा पेज रीलोड करने की जरूरत नहीं है, हमें जो भी डेटा चाहिए हम सर्वर से क्या करेंगे, वो सर्वर से बातचीत करके वो डायरेक्टली डेटा लाके दे सकता है। आ गए समझ? ये था अजेक्स अजेक्स का मीनिंग। पर आप समझो कि अजेक्स से क्या होता है और विदाउट अजेक्स से क्या होता है, ये दोनों चीजें मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो अजेक्स से क्या होता है, अजेक्स से क्या होता है, बैकग्राउंड में सर्वर से डेटा लाता है। क्या कर सकते, बैकग्राउंड में सर्वर से, बैकग्राउंड में मतलब पूरा पेज रीलोड नहीं होता, जो डेटा चाहिए वो डायरेक्टली सर्वर से लाकर वो आपको देता है अजेक्स। और पेज की सिर्फ एक ही पार्ट को अपडेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि पूरा पेज है उसके अंदर सिर्फ आपको क्या चाहिए कि स्पेसिफिक पार्ट का आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, स्पेसिफिक पार्ट के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करेगा, सर्वर से बातचीत करेगा, सर्वर क्या करेगा, उसे उसे डेटा प्रोवाइड कर देगा। पूरा पेज को रीलोड करने की जरूरत नहीं, तो इधर ही इसका इंटरेक्शन हो गया, पेज डेटा आपने उससे मांगा, उधर से डेटा आपको आ गया, तो इधर डेटा भी डिस्प्ले हो गया और आपका बाकी का जो काम चालू है वो भी इधर चलता रहेगा, मतलब पूरा पेज रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। आ गया समझ? फास्ट एंड स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है बिल्कुल आप ऐप जैसे। तो इससे क्या होता है कि फास्ट एंड स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है बिल्कुल ऐप जैसे। वैसे आप देखो, अगर एजेक्स ना होता तो क्या होता, जब भी यूजर कुछ डेटा चाहता, जैसे कि एक यूजर प्रोफाइल या सर्च रिजल्ट, पूरा वेब पेज ही रीलोड होता, मतलब जैसे कि अभी देखो आपको कोई भी डेटा अगर मतलब अगर आपने अजेक्स नहीं यूज किया होता तो कई सारी वेबसाइट, पुरानी वेबसाइट आप देख सकते हैं कि उसके अंदर अगर आपने सर्च भी किया ना, तो पूरा पेज रीलोड होता रहता है, पूरा पूरा पेज रीलोड हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि टाइम हमारा उधर चला जाता है, या वेब उधर से डेटा आने में आपको टाइम लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टाइम हमारा चला जाता है, इधर लोडिंग शो होता रहता है। तो आप देखो कि अगर आपने एजेक्स नहीं यूज किया तो आपको नहीं दिखेगा इधर जो ऐसा सिंबल होता है ना ऊपर ब्राउजर के ऊपर, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वो क्या होता है, रीलोड होता है। और अगर आपने एजेक्स यूज किया ना, वो देखो रीलोड भी नहीं होता है। ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम के माध्यम से। तो अभी नेक्स्ट क्या है, हर एक्शन पे ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और नया एचटीएमएल पेज लोड करता है। देखो नया एचटीएमएल पेज को लोड करता है, क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है कि ये डेटा चाहिए सर्वर से। तो क्या होगा, आपका एचटीएमएल मतलब जो फ्रंट वाला पार्ट है वो भी लोड होता है, पूरा होल पार्ट लोड होगा। तो वही काम अजाक्स कम करता है कि वो रीलोडिंग कम ना होते समय जो डेटा चाहिए वो सर्वर से बातचीत करके डायरेक्टली ला लेता है विदाउट पूरा पेज रीलोड किए बिना। आगे समझे? ये स्लो एक्सपीरियंस होता है और यूजर बार बार वेट वेट करना पड़ता है, ये स्लो एक्सपीरियंस होता है, मैंने अभी बताया। और यूजर को क्या करना पड़ता है, बार बार वेट करना पड़ता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ अजेक्स के साथ और विदाउट अजेक्स के साथ क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके अंदर ग्रुप ए के प्रैक्टिकल है और इधर ही मैंने अजेक्स कंपैरिजन को डाल दिया है, मैं ये गिटहब पे डालने वाला हूँ वैसे तो। अभी आप समझो कि क्या किया है मैंने। तो सबसे पहले उसके अंदर अजेक्स कंपैरिजन, अजेक्स हाइफन कंपैरिजन नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने अब ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये पूरा आप इसको इग्नोर मारो, आपका काम क्या है, सिर्फ उसको आपको क्या करना है, देखना है कंपैरिजन करके। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, विद अजेक्स वाला जो पेज है उसको क्या करता हूँ मैं, गो लाइव करके कर देता हूँ। आ गया समझ? तो अभी ये क्या होगा, आप पूरे इसे ध्यान से देखो कि क्या है विद एजेक्स वाला जो है। मैंने क्या किया कि इसको रन करने की, इस पोर्ट पे वो रन कर रहा है। अभी मैं गेट मैसेज पे क्लिक करता हूँ, देखो गेट मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो हेलो फॉर्म आ रहा है, पर आपका जो ये सिंबल है, ये सिंबल, ये रिफ्रेश वाला जो सिंबल है, आप देखो वो वैसा की वैसा ही रहा, मतलब उसके लिए आप कह सकते हो कि वो रीलोड नहीं हुआ। आ गए समझ में? यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो एजेक्स और विदाउट एजेक्स में। देख लिया कि वो घुमा नहीं। मैं फिर से आपको चाहे तो इधर बता देता हूँ, गेट मैसेज करूंगा, चाहे तो मैं फिर से इसके कर देता हूँ, गेट मैसेज करूंगा तो देखो ये रीलोड नहीं होगा। वैसे आप देखो, मैं फिर से आपको दूसरा जो नो एजेक्स वाला है उसको भी रोल लोड करके दिखाता हूँ। ये कोड क्या है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इधर एप्लीकेशन बेस्ड काम बता रहा हूँ कि एजेक्स और विदाउट एजेक्स में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने क्या किया कि ये विदाउट एजेक्स वाला जो पेज है उसको मैंने अभी ये किया, इधर क्या करूंगा मैं, गेट
गेट मैसेज जैसे ही किया मैंने, अभी आप देखो, गेट मैसेज जैसे किया, इधर देखो एक थोड़ा सा घुमा, देखो आप देख सकते हो उधर, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। गेट मैसेज किया तो ये रीलोड हो रहा है, क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है। आ गया समझ में? तो यही क्या है, ये आप कह सकते हैं कि यही है एजेक्स और विदाउट एजेक्स में डिफरेंस। वैसे आप देख सकते हो कि इधर विदाउट एजेक्स मैंने किया, विद एजेक्स किया, मतलब एजेक्स के साथ मैंने किया, और गेट मैसेज अभी करूंगा तो देखो एलो फॉर्म, और ये जो है वो घुमा भी नहीं, मतलब वो रिफ्रेश भी नहीं हुआ। आ गया है समझ में? तो यही डिफरेंस है एजेक्स और विदाउट एजेक्स में। अभी मैं आपको फिर से करता हूँ, ये आपका पेज है, मान लो फिर से मैं गेट मैसेज करता हूँ। जैसे मैं गेट मैसेज पे बटन दबाता हूँ, डायरेक्टली आपको हेलो फॉर्म दिखेगा, इधर कोई भी लोड आपको दिख नहीं रहा। आ गया समझ में? अगर दूसरा पेज देखोगे, इधर देखो, मैं फिर से इसको बैक कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, गेट मैसेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा विदाउट एजेक्स के अंदर, गेट मैसेज को क्लिक करूंगा तो इधर देखो रीलोड हुआ है ना, इधर रीलोड हुआ। आगे समझ में? तो यही डिफरेंस है मेन अजेक्स और विदाउट एजेक्स के अंदर। ऐसा एग्जांपल देने का ट्राई किया है कि जिससे आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आए कि एजेक्स और नो एजेक्स में क्या डिफरेंस है। आ गया समझ में? तो नेक्स्ट जो पार्ट है वही मैंने इधर अच्छे से लिखा है कि एजेक्स के अंदर क्या होता है। अभी आप समझो कि एजेक्स के अंदर क्या होता है, पेज पेज रीलोड होता है क्या एजेक्स के अंदर? एजेक्स के अंदर आप देखोगे तो कोई भी पेज रीलोडिंग नहीं होती है, पर विदाउट एजेक्स के अंदर आपने देखा कि वो रिफ्रेश वाला जो है वो आपको रिलेड होता दिखा, मतलब पूरा पेज रीलोड हो गया। तो ये सीधर हो जाएगा सर्वर से इंटरेक्शन, फुल एचटीएमएल पेज का साथ सर्वर से इंटरेक्शन होगा। ओनली डेटा फाइल जो स्पेसिफिक डेटा चाहिए वही सर्वर के साथ इंटरेक्शन करेगी। अभी मैसेज डॉट टीएक्सटी आपको दिखाई दिया क्या नहीं मुझे नहीं पता, उसके अंदर मैंने क्या किया था, मैसेज को टाइप किया था और उसी को अभी डिस्प्ले कर रहा था। आगे समझे? मैंने अभी कोई किसी सर्वर से मतलब वो डेटा डायरेक्टली लाके दे रहा है आपको विद एजेक्स के साथ। आगे समझ? जो भी स्पीड है आपका, स्पीड आपका विदाउट एजेक्स की वजह से स्लोअर हो गया, मतलब फास्ट वे से वो क्या हो रहा था कि पेज को रीलोड करने में, मतलब पूरा होल एचटीएमएल पेज रीलोड हो रहा है तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। और इसके अंदर क्या चाहिए, जो भी स्पेसिफिक डेटा वाला पार्ट है जिसको हमें अपडेट करना है, वही क्या क्या हो रहा था, हम सर्वर से बातचीत करके वो डायरेक्टली क्या कर रहा था, एजेक्स उसका डिस्प्ले कर रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो कम्युनिकेशन फास्टर हो गया, उसका स्पीड ज्यादा हो गया। यूजर एक्सपीरियंस तो कहते हो, कई बार आप देखो कई वेब पेजेस रीलोड रीलोड रहते थे, वो क्या कर देता है कि डायरेक्टली यूजर वो पेज छोड़ के चला जाता है कि हाँ, जाने दो यार, ये करके क्या क्या करूंगा, बहुत ही रिलोड, बहुत ही टाइम ले रहा है। तो आप क्या कर देते हो, चले जाते हो। जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे कि कई बार आप कोई फॉर्म भरते हो इंपॉर्टेंट एग्जाम का, पर उसके अंदर क्या होता है, जब भी आप सबमिट करते हो तो पूरा रीलोडिंग रीलोडिंग हो रहा था। तो आप क्या करते हो, कई बार बहुत टाइम चला जाता है उसके अंदर, तो आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो। मतलब यूजर एक्सपीरियंस क्या है उसका, उस वेबसाइट का बैड यूजर एक्सपीरियंस हो गया। और स्मूथ एक्सपीरियंस मतलब क्या, जल्दी सबमिट करने के बाद डायरेक्टली सबमिट हो रहा है और जो डेटा चाहिए वो डायरेक्टली आ जा रहा है, पूरा पेज रीलोड नहीं हो रहा है। अगर समझ में? तो ये हो गया विद एजेक्स का डिफरेंस। कोड की कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो सिंपल फॉर्म बेस्ड कोड होता है, पर ये जावास्क्रिप्ट नीडेड होता है तो उसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है जिसके अंदर, पर आपका जो काम है वो बन रहा है तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आप कोड के लिए तो कर सकते हो ना। सिंपलर बनाने से आपका पेज रीलोडिंग के लिए टाइम लग रहा है तो उसका ज्यादा फायदा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ा, एजेक्स से एजेक्स का यूज करना पड़ा। वैसे तो अभी एजेक्स नहीं यूज किया जाता है क्योंकि बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर फ्रेमवर्क आ गए, रिएक्ट जेएस आ गया, उसके बाद क्या होता है डायरेक्टली कंटेंट स्विचिंग बेस्ड रिएक्ट जेएस काम करता है, आपको पता है। ये विदाउट एजेक्स की कोई जरूरत, एजेक्स ही ज्यादा, ये ज्यादातर एक्सएमएल डेटा के साथ यूज किया जाता है, पर अभी तो जेसन ज्यादा सबसे रीडेबल फॉर्म में डेटा है तो उसके ऊपर हमें ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता। आगे समझ। अभी नेक्स्ट जो है कि एजेक्स का आर्किटेक्चर क्या है, एजेक्स का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं पूरा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अच्छे से आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो उससे क्या होगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो गया तो आप क्या करोगे, उस कोड को रटते बैठोगे। हमें कोड को रटना नहीं है, हमें अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़ना है। आगे समझ में? क्योंकि चैट जीपीटी आपको कोड दे देगा पर आपको समझना उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। जो भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जितना ज्यादा रखेगा उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैट जीपीटी आपको कोड तो प्रोवाइड करनी ही होगा। आगे समझ में? तो अभी हम समझते हैं कि यूजर इंटरफेस क्या है। यूजर इंटरफेस, जब भी यूजर बटन क्लिक करता है या कोई फॉर्म सबमिट करता है तो जावास्क्रिप्ट से एक फंक्शन कॉल होता है। तो सबसे पहला पार्ट वही है यूजर इंटरफेस, कि आप मान लो कि एक फॉर्म बनाया है इधर, उस फॉर्म के अंदर मैंने क्या किया कि जैसे सबमिट बटन दबा दिया तो क्या हो जाएगा, तो सबमिट बटन बताने के बाद एक जावास्क्रिप्ट का कॉल जनरेट होगा, क्योंकि उसके लिए क्लिक करने के बाद क्या कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है वो कौन बताएगा, ये जावास्क्रिप्ट हमें बताता है, पता है ना आपको। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक कॉल परफॉर्म करेगा, फंक्शन कॉल लगाएगा, क्योंकि जो भी फंक्शन है वो चलाओ ना आप, सबमिट किया तो वो फॉर्म क्या होना चाहिए, सर्वर के साथ, सर्वर के पास वो सबमिट होना चाहिए, तो वो वाला फंक्शन इधर चलेगा। और अभी क्या हुआ कि अजाक्स आने से क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो भी फॉर्म आपका बना होगा तो उसके ऊपर अगर मैंने सबमिट नाम का बटन अगर क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट का क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक है कि वो बटन दबाने के बाद क्या करना चाहिए, जैसे ऐड टू कार्ट किया तो ऐड टू कार्ट वाला जो फंक्शन है वो उधर चलेगा और आपको क्या मिलेगा, वो कार्ट की वैल्यू बढ़ती नजर आएगी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। और एजेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या एजेक्स क्या का यूज करके सर्वर को एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है, तो क्या होगा, एजेक्स का यूज करके हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे,
सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो भी एक्शन उसके अंदर परफॉर्म करनी है, जो भी डेटा हमें चाहिए हम क्या करेंगे, सर्वर को जो HTTP रिक्वेस्ट है अजाक्स का हेल्प करके हम भेजेंगे। ये रिक्वेस्ट असिंक्रोनस होती है। अभी असिंक्रोनस क्या है मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, और पेज रिलोड नहीं होता है। मतलब असिंक्रोनस का यूज, ये रिक्वेस्ट क्या होती है, असिंक्रोनस होती है। अभी मैं असिंक्रोनस क्या है, सिंक्रोनस क्या है वो पहले बता देता हूँ, और फिर जाके आगे का समझते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ में चाहिए। मैंने डायरेक्टली क्या किया है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि क्या है। मान लो कि तुम एक फॉर्म फिल कर रहे हो और एक बटन दबाते हो, जैसे कि गेट डेटा। मैंने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर क्या किया, गेट डेटा अगर बटन दबाया तो मुझे क्या मिला कि वो डेटा मिलना चाहिए। तो दो तरीके से मिल सकता है। अगर ये सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस मतलब क्या मतलब पूरा ब्राउजर रुक जाता है जब तक कि सर्वर से डेटा वापस ना आ जाए, यूआई फ्रीज हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, अभी समझो सिंक्रोनस मतलब क्या, सभी डेटा आने तक वो वेट करता है। जो भी डेटा है वो सभी डेटा आने तक अगर वेट करेगा तो पूरा ब्राउजर ही क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, हम सिंक्रोनस रिक्वेस्ट कहते हैं। और दूसरा है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस मतलब क्या, अजेक्स की तरह होता है। मतलब क्या, ब्राउजर बैकग्राउंड में सर्वर से डेटा ला रहा है। तो क्या करता है, आपका यूआई है, जो पेज है वो रेंडर होते रहेगा, पर उसके बैक में जो फंक्शन कॉल है वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल चलते रहेंगे, और जो भी डेटा हमें चाहिए वो उधर आता चला जाएगा। तो यही असिंक्रोनस करता है। ये सिंक्रोनस होता तो क्या होता, पूरा रीलोड ही खत्म हो जाता, जब तक डेटा ना आ जाता तब तक वो क्या हो जाता, पेज का दिख रहा है वो आपका चला जाता। पर असिंक्रोनस की वजह से क्या होगा कि यूआई आपका सेम रहेगा, जो स्पेसिफिक डेटा आपको चाहिए वो क्या वो करेगा, जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन है वो कॉल करके वो डेटा ला के देंगे, जैसे कि अजेक्स करता है। पता है आपको, जब तक तुम जब तक तुम कुछ और कर सकते हो कि पेज यूआई चला सकते हो, जैसे कि आपका यूआई तो चलता रहेगा, वो जो स्पेसिफिक डेटा चाहिए वो लाके आपको मिलेगा। जब डेटा आ जाता है तो जावास्क्रिप्ट पेज उसे दिखा देता है। जैसे कि अभी देखो, एक किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का, जैसे कि अभी आप एक फॉर्म समझ सकते हो, एक फॉर्म समझ सकते हो। उस फॉर्म के अंदर क्या किया मैंने, सबमिट इधर कर दिया, क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो नेक्स्ट पेज के लिए फिर से वो फॉर्म आ गया कि हमें क्या करना है, उधर डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले अगर दबाया तो क्या करेगा, पूरा पेज रिलोड करने के बजाय वो जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या करेगा, ला के देगा। यही क्या होता है, असिंक्रोनस की तरह काम करता है। मतलब आपका यूआई तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, आपका यूआई सेम रहेगा। जैसे कि पेज पे और भी ऑपरेशन चलते रहते हैं, तो मान लो कि और आपका यूआई चल रहा है, पर उस स्पेसिफिक पोर्शन के लिए जो डेटा चाहिए वो सर्वर से क्या करेगा, लाएगा, और उसे जब आ जाएगा तो उसे डिस्प्ले भी करवा देगा। मतलब आपका पेज चलता रहेगा, जो स्पेसिफिक डेटा चाहिए वो आपको ला के देगा। तो यही काम क्या होता है, असिंक्रोनस का होता है। और जो अगर सिंक्रोनस नहीं होगा तो क्या होगा, अगर आपको स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो पूरा पेज ही आपको स्टॉप हो जाएगा। जब तक कि पूरा डेटा ना आ जाए तब तक वो पेज फिर से रिलोड नहीं होगा। तो ये होगा सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के अंदर डिफरेंस। आ गया समझ। अभी हम आगे चलते हैं। सर्वर रिसीव्स रिक्वेस्ट, मतलब जो भी रिक्वेस्ट हमने इधर से दिए है, एजेक्स क्या करेगा कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल होने के बाद एजेक्स क्या करेगा, उस जावास्क्रिप्ट एजेक्स का यूज करके सर्वर को एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब क्या करेगा, सर्वर को क्या करेगा, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ गई, और सर्वर के साइड में एक स्क्रिप्ट होती है। सर्वर पर कोई स्क्रिप्ट, जैसे कि पीएचपी पाइथन, मतलब बैकएंड की जो स्क्रिप्ट होती है, अभी नोड जीएस हम यूज करते हैं ज्यादातर। नोड जीएस क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी। जैसे कि अभी जो डेटा चाहिए, ऐड टू कार्ट का डेटा आया, तो आप क्या करोगे, वो ऐड टू कार्ट इधर हो जाएगा। मतलब डेटा अभी क्या होगा, पोस्ट इधर होगा। जैसे ईमेल यूजर ईमेल आईडी वो आ गया, सबमिट करने के बाद वो क्या जाएगा, सर्वर के अंदर वो क्या कर देगा, उसे सबमिट या स्टोर करवा देगा। पोस्ट मेथड से आपका क्या हो जाएगा, डेटा पूरा इधर आ जाएगा, स्क्रिप्ट डेटा के साथ इंटरेक्ट करके। जैसे कि पोस्ट मेथड आ गया, मतलब क्या है, आपके फॉर्म के अंदर जो भी डेटा फिल किया है उसको लेकर हमें क्या करना है, सर्वर साइड के अंदर क्या होगा, नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, और डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगा, वो डेटा उधर जाके फिल हो जाएगा। डेटाबेस से इंटरेक्ट करके वो क्या करेगा, इस जो भी फॉर्म से डेटा आया है उसको क्या करेगा, आपके डेटाबेस में स्टोर करवा लेगा। जैसे मोंगोडीबी हो गया, एसक्यूएल हो गया, उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो इंसर्ट हो जाएगा। आगे समझे। सर्वर स्क्रिप्ट डेटाबेस से रीड करता है या उसे राइट करता है, जैसे कि इंसर्ट कर देगा, अपडेट कर देगा। रीड मतलब जो भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसी क्वेरी आप चलाओगे तो पूरा डेटा उस डेटाबेस के अंदर है वो आपका चला जाएगा, उस टेबल के अंदर जो स्पेसिफिक है। सर्वर साइड रिस्पॉन्स, जो भी आप डेटा देखोगे, अगर कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो जोसन फॉर्म ने अगर आपने पोस्टमैन के अंदर एपीआई रन की होगी या ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली गेट मेथड से अगर किया होगा, तो उसके अंदर आपको जो भी डेटा दिखता है वो आपको दिखता है जेसन और एक्सएमएल फॉर्म में। मोस्ट ऑफ दी हम जो अभी यूज करते हैं वो होता है जेसन फॉर्म में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और नेक्स्ट है जो एक्सएमएल फॉर्म में भी आपको, या प्लेन टेक्स्ट भी आपको फॉर्म में मिलता है। मतलब जो भी कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं कि होता है उसके अंदर जो डेटा यूज किया जाता है, तो वो जेसन फॉर्म में होता है, एक्सएमएल या टेक्स्ट फॉर्म के बेसिस पर होता है। एजेक्स कॉल बैक रिस्पॉन्स को रिसीव करता है और कॉल बैक फंक्शन रन करता है। रिस्पॉन्स को क्या करता है, वो रिसीव करता है, जो भी रिस्पॉन्स आया उसे रिसीव करता है, और कॉल बैक फंक्शन रन करता है। अभी कॉल बैक फंक्शन क्या है उसे मैं समझाता हूँ, फिर आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। तो क्या है कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन ये फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर पास किया जाता है। ये आपको मैम को बताना है कि कॉल बैक फंक्शन क्या है। कॉल बैक फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन की एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास किया गया है, और बाद में वो क्या होता है, एग्जीक्यूट किया जाता है जब कोई काम कंप्लीट हो जाए। जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाए तब वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये हो गया कॉल बैक फंक्शन।
और आपको भी तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कॉल बैक फंक्शन क्या है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल का यूज करता हूँ। एग्जाम्पल क्या बताता है, कॉल बैक फंक्शन वो होता है कि जब जब चलेगा जब कोई काम कंप्लीट हो जाए। तो सिंपल लाइन में और मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि जब कॉल बैक फंक्शन वो होता है जब तब चलेगा जब कोई काम कंप्लीट हो जाए, तभी वो क्या होता है, कॉल बैक होता है। ये अक्सर असिंक्रोनस काम में यूज होता है, जैसे कि अजेक्स कॉल के बाद सर्व सर्वर से रिस्पांस मिलने पर, जैसे कि सर्वर से रिस्पांस मिलने पर हमें वो क्या करना है, वो तब हम क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन का यूज करते हैं। तभी यही बताया ना मैंने कि अजेक्स रिस्पांस को रिसीव करता है और कॉल बैक फंक्शन रन होता है। तो अभी कॉल बैक फंक्शन रन होता है मतलब क्या होता है कि ये अक्सर असिंक्रोनस काम करता है, जैसे कि काम कंप्लीट होने के बाद वो रन होता है। जैसे कि अजेक्स कॉल होने के बाद सर्वर से रिस्पांस मिलने पर क्या करना है, आगे समझे। अभी और अच्छे से समझता हूँ कि कॉल बैक फंक्शन एक्चुअल में है क्या। कि आप ऐसे मान सकते हैं कि मान लो कि तुम्हें दोस्त ने बोला कि मैं खाना बना रहा हूँ, खत्म होने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। कि मान लो कि आपकी कोई घर में खाना बना रहा है वो, और आप क्या कर रहे हो कि आपको भूख लगी है, तो वो क्या आपकी मम्मी होगी वो आपको क्या बताएगी कि मेरा पूरा खाना बनाने के बाद ही मैं आपको बुलाऊंगी, तब तक आप टीवी देखो। आगे समझ में। तो अभी क्या हो जाएगा कि मैं खाना बना रही हूँ, मतलब ये काम हो रहा है, तो ये काम कंप्लीट होने के बाद ही वो क्या हो जाएगा, वो आपको बुलाएंगी। तो वो तुम्हें बुलाएंगी का जो हो गया वो क्या है, मतलब आपको बुलाने का जो काम हो रहा है वो क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है, मतलब काम होने के बाद आपको बुलाना। आगे समझे। तो तुम्हें बुलाऊंगा एक कॉल बैक है, जब जो तब चलेगा जब पहले काम खाना बनाना कंप्लीट हो जाए। आ गए समझ में। तो यही होता है कॉल बैक फंक्शन का। आ गए समझ में। ये मुझे पता है कि आपको ये लैंग्वेज बुक से पढ़ेंगे तो भी नहीं समझेगा, और आप डिटेल में जानोगे तो भी नहीं समझेगा। इसे एग्जांपल के साथ जितना आप रिलेट करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा ये वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को। आ गए समझ में। तो अभी आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं मर्ज टैग पढ़ा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इसी की बेसिस पे मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि मैं इसी रिस्पॉन्स के बेसिस पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या मैं मर्ज टैग पढ़ा सकता हूँ कि नहीं, ये आप ही मुझे बताओ। आगे समय नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि, क्योंकि बुक से तो बहुत सारी चीजें लिखी गई है, बुक में तो बहुत सारी चीजें लिखी गई, पर वो आपको कौन अच्छे से बता सकता है कि कौन एग्जाम्पल के साथ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके जो बताएगा उसी को टीचर कहा जाएगा मेरे हिसाब से। आ गए समझ में। ये आ गए समझ में। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एजेक्स रिस्पॉन्स को रिसीव करता है और कॉल बैक, और एक कॉल बैक फंक्शन रन होता है। क्या करेगा, अजेक्स रिस्पॉन्स को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है, और एक कॉल बैक फंक्शन रन होता है। अभी कॉल बैक फंक्शन रन कैसे होता है कि अजेक्स का काम क्या है कि अजेक्स क्या करेगा, जो सर्वर से जो रिस्पॉन्स आया है कि जैसे कि खाना बनाना आपका काम हो चुका है, अभी खाना बनाना काम होने के बाद तो हमें बुलाया जाएगा उसी फंक्शन को क्या कहते हैं, हम बुलाने जाने वाले को फंक्शन को क्या कहते हैं, हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो अजेक्स क्या करता है, अजेक्स कॉल बैक मतलब क्या, अजेक्स रिस्पॉन्स को रिसीव करता है और एक कॉल बैक फंक्शन को रन करता है। अभी क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन रन होगा और आपके जो भी है डिस्प्ले आपको उधर किया जाएगा डेटा को। जावास्क्रिप्ट जैसे कि डॉम अपडेट है, जावास्क्रिप्ट से वेब पेज पे कंटेंट डॉम को अपडेट किया जाता है बिना पेज रिलोड किए, यूजर तुरंत ही नया डेटा दिखाता है। आगे समझे। क्या करता है कि डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम का मीनिंग क्या है कि डॉम एक क्या होता है, वेब पेज कंटेंट कह सकते हैं कि वो क्या कर देता है, पेज को अपडेट कर देता है विदाउट पेज रीलोड किए बिना, क्योंकि आपने अजैक्स का यूज किया है। आगे समझ में। कॉल बैक फंक्शन मतलब क्या, वो डेटा जो ला रहा है उसे क्या कर देगा, डिस्प्ले डिस्प्ले हो जाएगा बेसिकली। आगे समझ में। तो यही काम अजैक्स का होता है। नीचे मैंने पूरा समझा दिया कि जावास्क्रिप्ट कॉल होगा, जैसे कि एक फंक्शन बटन दबा दिया तो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल होगा। वो क्या करेगा, अजैक्स उसको एक क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट बनाएगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाकर वो स्क्रिप्टिंग साइड मतलब बैकएंड पे जाएगा, सर्वर के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, डेटाबेस के साथ करेगा। स्क्रिप्ट क्या करती है कि डेटाबेस के साथ कौन सी ऑपरेशन में हमें डेटा को रीड करना है या उसे राइट करना है, वो इधर प्रोसेस होगा। अभी ये होने के बाद क्या हो जाएगा, एक रिस्पांस आपका जनरेट आएगा जेसन फॉर्मेट, रिस्पांस होगा। एजेक्स कॉल बैक क्या करेगा, कॉल बैक मतलब क्या, वो फंक्शन कंप्लीट मतलब जो डेटा है वो पूरा आने के बाद आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली आपके डॉम के अंदर अपडेट हो जाएगा। आगे समझ में। तो यही काम क्या होता है, अजेक्स का होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लो एक बार, ये पूरा मैंने लिखने का ट्राई किया है, ये अगर आप पढ़ लोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने लगभग जो अजेक्स का मीनिंग क्या होता है, उसकी थियरी क्या होती है, कि फंक्शन क्या काम करता है, कॉल बैक फंक्शन क्या है, असिंक्रोनस का मीनिंग क्या है, कैसे अजेक्स काम करता है, वो अभी हमने इधर समझ चुके हैं। उसका आर्किटेक्चर भी हमने देख लिया है। तो ये हमने पूरा पढ़ने का ट्राई किया है। थियरी कॉन्सेप्ट को ही आपको समझना है। कोडिंग ये बात अलग है, पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको कोड को रटोगे, ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। आगे समझ में। कोड को हमें रटना नहीं है, हमें उसे समझ कर ही आगे बढ़ते रहना है। आगे समझ में। तो अभी हम जो भी प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो आपका अभी से मेरा स्टार्ट हो गया, आप इसे कह सकते हो कि आपका पोर्शन जो प्रैक्टिकल में एक्चुअल में परफॉर्म करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म के अंदर एक फॉर्म होगा और एक दूसरा फॉर्म होगा। उसके अंदर क्या करेंगे हम कि यूजर इधर आपका नेम फिल करेगा, ईमेल फिल करेगा, मोबाइल फिल करेगा इस फॉर्म के अंदर, और यूजर क्या करेगा, सबमिट कर देगा। जो आपका बटन है इधर आप कह सकते हैं कि सबमिट का बटन है, उसका जो क्लास है आप कह सकते हो कि BTN2 उसका क्लास या आईडी आप कह सकते हैं,
उस आईडी के बेसिस पर ही आपका आगे काम होने वाला है। आप ऐसे समझो, आगे समझे। यूजर क्या करेगा, उस सबमिट बटन पर क्लिक करेगा और jQuery का फंक्शन कैप्चर फ्रॉम द डेटा, jQuery का जो फंक्शन है हम jQuery को इसके अंदर लाने वाले सीरियल लिंक का यूज करके क्या करेंगे, उसको jQuery को हम इधर लाएंगे। jQuery फंक्शन कैप्चर्स द फॉर्म डेटा, जो भी डेटा आया है jQuery का क्या करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा और डेटा इज कन्वर्टेड इनटू JSON एंड स्टोर इन लोकल स्टोरेज। आपका डेटा कहाँ स्टोर किया जाएगा, लोकल स्टोरेज के अंदर इसे स्टोर किया जाएगा। क्या करेगा, JSON फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और उसे क्या करेगा, लोकल स्टोरेज के अंदर हम स्टोर करेंगे। और यूजिंग jQuery लोड क्या हो जाएगा, जो दूसरा जो आपका फाइल होगी gk2.html या ajax2.html को यूज किया जाएगा और लोडेड इनटू div आईडी के फॉर्म में आप देखोगे div1 आपकी आईडी इधर दी जाएंगी। ऑन jk2.html यूजर क्लिक डिस्प्ले बटन एंड btn1 नाम ही उसका होगा। इधर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बटन होगा, उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी होगी btn1 और इसकी आईडी क्या है btn2, दोनों की आईडी अलग अलग है। जब भी इधर डिस्प्ले दबाएगा तो जो भी डेटा हमने इसके अंदर अभी दिया था वो डायरेक्टली यहाँ इस फॉर्म के अंदर जो सेम कैटेगरी होगी वो फॉर्म की आप दोनों के अंदर सेम कॉपी पेस्ट कर देना और क्या हो जाएगा, उधर डिस्प्ले दबाने के बाद आपको इधर पूरा दिख जाएगा। जावास्क्रिप्ट फेचेस डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज एंड पार्स जेसॉन। क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर अभी डेटा है, डिस्प्ले जैसे दबाओगे तो इधर लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा होगा उसे क्या करेगा, वो इधर लेके जाएगा और इसको इस जो भी कैटेगरीज है आप कह सकते हैं कि जो लेवल है उसी के सामने वो डेटा डिस्प्ले आपका हो जाएगा। और फॉर्म फील्ड्स ऑटोफिल विद स्टोर नेम ईमेल एंड मोबाइल, वही मैंने बताया कि लोकल स्टोरेज से वो डेटा लाकर आपका फॉर्म डिस्प्ले इधर हो जाएगा विदाउट रीलोडिंग। आ गए समझ में, तो यही अजेक्स का काम है, आप ऐसा समझ सकते हो। आगे समझ विदाउट मतलब फिर रीलोड नहीं हुआ, लोकल स्टोरेज से क्या होगा कि जो डेटा आपने इधर ऐड किया है वो जाके क्या होगा, लोकल स्टोरेज से वो डेटा लाकर आपके वेब पेज में डिस्प्ले आपको किया जाएगा। आगे समझ में, अभी हम समझते हैं उसका आगे का पार्ट जो है कोड पार्ट। मैं पूरा कोड आपको पहले समझा देता हूँ या उसी के साथ हम क्या करते हैं कि कोई इंप्लीमेंट करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी आप कोई भी HTML को लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, इधर शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क को दबा देते, तो आप देखो आपको इमिट एब्रिविएशन मतलब पूरा कोड आपका इमिट हो जाता है। पर हमें क्या करना है, उसे समझना भी है कि क्या है। अभी क्या है कि डॉक टाइप HTML क्या है, तो डॉक टाइप HTML ये बताता है कि आप HTML के 5 में लिखा गया है, आपका HTML एक HTML 5 वर्जन में उसके अंदर लिखा गया है। आगे समझ, और इधर से आपका HTML की ओपनिंग टैग चालू होगी और उसके बाद क्या है कि आपका हेड टैग होगा। और ये अभी क्या है कि उसके अंदर के भी मीनिंग हम समझते हैं कि ये बताता है कि पेज का कैरेक्टर इनकोडिंग क्या है। हर हर लैंग्वेज को सपोर्ट करे, मतलब हर लैंग्वेज को सपोर्ट करे करने के लिए हम इनकोडिंग होती है उसके अंदर मेटा कैरेसेट UTF-8 नाम की इनकोडिंग उसके अंदर की गई। ये आपको क्या बताती है कि इनकोडिंग क्या की गई। वैसे आप देखो ये होता है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल, ये मोबाइल या स्मॉल स्क्रीन पे में पेज का साइज सेट करता है। आगे समझे, तो ये अभी यही प्रोवाइड किया है HTML का जो 5th वर्जन है उसके अंदर, तो आपको हर लैंग्वेज को अलाउड करता है। और वैसे आप देखोगे जो आपकी रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए, मतलब हर डिवाइस पे आपकी डिजाइन चल सके उसके लिए क्या किया, ये नीचे वाली लाइन यूज की जाती है। तो मैंने पूरा समझाने का ट्राई किया है, अभी देखते हैं हम। और टाइटल मैंने क्या किया, दे दिया उसे ajax1 नाम उसका टाइटल का दे दिया। और नीचे मैंने क्या किया कि एक आपको लिंक मिलेगी स्क्रिप्ट SRC, उसके अंदर क्या किया कि हम सीरियल लिखो jQuery की जो सीरियल लिखे उसको क्या करेंगे, उधर से कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर स्क्रिप्ट SRC इज इक्वल टू स्क्रिप्ट टैग आपको क्लोज हो जाएगा नीचे। कैसे किया, स्क्रिप्ट SRC इक्वल टू जो लिंक है डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे उसको इंक्लूड कर देंगे और स्क्रिप्ट टैग आपका क्लोज हो जाएगा। तो कैसे लाना है, हम सबसे पहले सीडीएन लिंक को कैसे लाते हैं वो अभी हम समझते हैं। पहले तो हम सीडीएन को समझेंगे कि सीडीएन क्या करता है। सीडीएन मतलब क्या, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, एक इंटरनेट का शॉर्टकट होता है जिसे तू किसी लाइब्रेरी को डाउनलोड किए बिना ही डायरेक्ट उससे यूज कर सकता है अपने HTML पेज में। तो CDN क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपको पूछा जा सकता है और ये क्या है, इंटरनेट का शॉर्टकट होता है। मतलब हम क्या करते हैं उसके अंदर लिंक को इंक्लूड करते हैं अपनी HTML पेज के अंदर विदाउट कि हमें पूरी लाइब्रेरी उसको इंस्टॉल करनी पड़े। तो यही CDN होता है। आ गए समझ। अभी हम समझते हैं कि सबसे पहले हम स्टेप वाइज समझते हैं कि हमें jQuery की जो CDN लिंक है उसे कैसे लाना है। उसको भी मैंने स्टेप के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि ऐसा कोई भी हो जो भी जिसको कोई भी टेक्निकल का नॉलेज नहीं, वो भी क्या कर सकता है उसके अंदर से मैंने ऐसे स्टेप के अंदर तोड़ा है कि वो डायरेक्टली वो अपने आप ही पढ़ सकता है। तो ये क्या है, jQuery CDN। तो jQuery CDN आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर सर्च भी करोगे, नहीं तो आप इस लिंक पे जाकर आप क्या करोगे, वो जो भी लिंक आपको दी जाएगी उसका क्या करना है, आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आपको करना है। और नेक्स्ट उसका जो वर्जन है हमें आप सिलेक्ट करना है, जो लेटेस्ट वर्जन है आपको डायरेक्टली वो दिखा भी देगा, पर हमें अगर सिलेक्ट करने को बोला तो 3.7.1 आपको वही सिलेक्ट करना है। और उस वहां पे जाके जो सबसे पहले लिंक आएगी http://cdncloudflare.com ajax lib jQuery 3.7.1 jQuery min.js वाली जो क्वेरी है आपको क्या करना है, कॉपी करना है और उसे हेड सेक्शन के अंदर जैसे मैंने इधर पेस्ट किया है वैसे आपको करना है पेस्ट। आगे समझ। तो अभी हम क्या करते हैं, पूरा इतना काम कर लेते हैं और फिर भाई आगे का काम करते हैं प्रैक्टिकल।
अगर समझ अभी इसको एंटर दबा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इधर कर देता हूँ, तो अभी क्या होगा कि जो भी है वेट प्रैक्टिकल नाम का मैंने फोल्डर बना दिया है। और इसके अंदर मैं अभी क्या करता हूँ कि जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो है अजेक्स। अजेक्स अजेक्स क्या करता हूँ मैं एजेक्स 1.html में इधर बना देता हूँ। पूरा फोल्डर है वो अलग फॉर्म में आपको सबमिट किया जाएगा, मैंने उसको अच्छे स्ट्रक्चर वे में बनाया है कि जो कोई भी आए तो उसे देख पाए। अभी वीडियो के फॉर्म में अगर उसमें अपडेट करते चलेंगे तो वो सीक्वेंस वाइज नहीं होगा, तो सीक्वेंस के लिए मैंने अलग फोल्डर बनाया है वैड नाम का, वो आप गिटहब पे अपलोड किया जाएगा, वो कोई बात नहीं लास्ट में करेंगे, पर पहले जो है उसको अभी हम समझ लेते हैं। तो एजेक्स 1.html में इधर करूंगा और फिर से दो दो फाइल चाहिए ना हमें, तो हम सबसे पहले अभी एजेक्स 1 को परफॉर्म करेंगे। तो अभी क्या करूंगा वैड प्रैक्टिकल खोलूंगा और एजेक्स 1 के अंदर जाकर मैं क्या करूंगा अभी इसके अंदर जाकर मैं करूंगा शिफ्ट इमिट एब्रिवेशन करूंगा। तो पूरा जो इमिट जो स्पेशल आपको मैंने अभी बताया कि क्या पूरा कंटेंट डायरेक्टली उसके अंदर आ जाता है, आपको वीएस कोड ही दिया जाएगा आपके कॉलेज के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ इसका टाइटल चेंज करता हूँ, टाइटल में क्या करता हूँ इसको एजेक्स 1 इसका टाइटल कर देता हूँ एजेक्स एजेक्स 1 एजेक्स 1 उसका टाइटल कर देता हूँ और जो भी है उसको कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना था स्क्रिप्ट सीरियल लिंक को हमें लाना था, तो सीरियल लिंक को लाने के लिए हम क्या करेंगे हमारे ब्राउजर पे चले जाएंगे और इधर हम क्या सर्च करते हैं कि जेक्वेरी सीरियल में इधर सर्च करता हूँ। तो पहली जो लिंक आएगी उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर नहीं जाना आपको, आपको जाना है ये नीचे वाली है उसके ऊपर हमें जाना है। तो देखो जेक्वेरी लाइब्रेरी सीडीएन डॉट जेएस पर हम जाएंगे, उसका वर्जन आप देख सकते हैं कि 3.7.1 है और जो आपको पहली लिंक मिल रही है उसे क्या कर देना आपको कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है इधर इधर जाके सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर उसे डालना है, तो स्क्रिप्ट क्या कर देता हूँ मैं उसको क्लोज अभी कर देता हूँ स्क्रिप्ट को। उसके अंदर क्या करूंगा एसआरसी और उसके अंदर मैं कर दूंगा डबल कोट्स के अंदर जो लिंक हमें मिलाएगी उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट अभी इधर कर देता हूँ। आगे समझ में, तो अभी हमने क्या किया इसको सीरियल लिंक को इधर इंक्लूड इंक्लूड कर दिया। अभी हम नीचे का पार्ट करते हैं। जो पहले जो इमिट एब्रिवेशन है वो कर लिया और सीरियल लिंक को हमने कैसे इंक्लूड करना है वो भी हमने इधर कर लिया। अभी नेक्स्ट हमें जो करना है वो है कि एक्चुअली में jQuery होता क्या है कि क्यों हमने उसकी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की लिंक लाइब्रेरी हमने क्या किया उसको इंक्लूड कर लिया HTML पेज के अंदर। वो हमें हमने समझा कि सीडीएन क्या होता है, सीडीएन काम क्या कैसे करता है, वो भी हमने इधर अभी समझ लिया। पर हमें jQuery का मीनिंग होना चाहिए क्योंकि जिसकी भी लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं वो क्या काम करता है वो भी पता होना चाहिए। तो क्या है jQuery एक फास्ट फास्ट स्मॉल और फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो जेक्वेरी क्या है आपको पूछा जा सकता है ओरल के अंदर कि जेक्वेरी क्या है एक फास्ट स्मॉल और फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ट्रैवर्सल इवेंट हैंडलिंग एनिमेशन और अजैक्स इंटरेक्शन को बहुत ही आसान बना देता है। अगर समझ तो हम अजैक्स को इंटरेक्शन आसान बनाने के लिए जेक्वेरी का यूज अभी इसके अंदर कर रहे हैं। और जेक्वेरी का मेन गोल जावास्क्रिप्ट कोड को सिंपल और ब्राउजर कंपेटेबल बनाना है। जेक्वेरी का मेन गोल हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल बनाने के लिए और हम क्या करेंगे कंपेटेबल बनाने के लिए ब्राउजर से, उसके लिए हम क्या करते हैं जेक्वेरी का यूज कर रहे हैं। नहीं तो आप देखोगे एजेक्स का कोड भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है वो पूरा आ जाता है, पर अभी वो उसके लिए यूज नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली कि जेक्वेरी का जो भी लाइब्रेरी है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जेक्वेरी उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि वो कोड को हम आसान बना सकते हैं और हमारा स्मूथ और फास्ट कम्युनिकेशन होगा ब्राउजर के साथ। आगे समझ में, तो ये इसी के लिए हमने जेक्वेरी को इसके अंदर यूज किया है। आगे समझ में, और अभी जेक्वेरी के जो भी है जो भी हम यूज करने वाले फंक्शन इसके अंदर वो पहले हम समझ लेते हैं, हर एक को हम समझ लेते हैं और फिर जाके उस कोड को हम देखेंगे जो स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखने वाले। आगे समझ में, तो क्या करना है हमें कि डॉम रेडी क्या होता है। डॉम रेडी मतलब पेज को फुली लोड होने के बाद कोड को रन करना। क्या होता है कि पेज पूरा आपका लोड होने के बाद पेज का फुल लोड होने के बाद आपको क्या करना उस फंक्शन के अंदर का कोड आपको रन करना है। तो क्या होगा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी नाम का फंक्शन होता है, ये सबसे लास्ट में आपका चलता है। समझ में आया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, आप समझ लो कैसे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का यूज किया जाता है डॉलर के साथ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट उसके बाद डॉट 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 उसके बाद फिर से क्लोज ब्रैकेट। अभी हम आगे देखेंगे कोड के अंदर भी, पर आप इधर समझ लो कि वो मीनिंग क्या है वो फंक्शन क्या करता है। तो क्या है डॉम रेडी फंक्शन है फीचर से वो क्या करता है पेज फुल्ली लोड होने के बाद ही वो कोड को क्या करता है उसके अंदर कोड को रन करता है। वैसे इवेंट हैंडलिंग एक फीचर से वो क्या करता है बटन पे क्लिक पे एक्शन लेना, जिसकी डॉलर बीटीएन डॉट क्लिक में करूंगा तो वो बीटीएन आईडी आपने जिसको दिए है वो क्या करेगा क्लिक हो जाएगा, उसके अंदर का फंक्शन आपका इधर चलेगा। जैसे कि गेट इनपुट वैल्यू टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे डॉट स्लैश आईडी आपको दी जाएगी और डॉट वैल क्या करेगा उस टेक्स्ट फील्ड से इनपुट इनपुट लेगा गेट इनपुट आकर लेगा। वैसे सेट इनपुट क्या करेगा फील्ड में वैल्यू सेट करना है डॉट आईडी वैल और उसके अंदर वैल्यू मतलब हमें क्या करना है वैल्यू को सेट करना है। और दूसरा लास्ट वाला क्या है लोड एक्सटर्नल एचटीएमएल दूसरे एचटीएमएल पार्ट को डायनामिकली लोड करेगा। जैसे कि अब अभी एक पेज को दूसरे पेज के साथ हम जब इंटरेक्ट करेंगे तो क्या यूज करेंगे उधर डॉलर स्लैश ड्यू डॉट लोड और फाइल डॉट एचटीएमएल जैसे एजेक्स 2.html को हम उधर लिंक करने वाले फर्स्ट पेज के अंदर, वो क्या करेंगे लिंकिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। इतने ही फंक्शन हम अपने कोड के अंदर यूज करने वाले, पर उसका मीनिंग क्या है वो अभी मैंने इधर आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी हम चलते हैं उसके कोड पार्ट पे
वो कोड पार्ट पढ़ने से पहले हम चलते हैं अपने जो पहला जो काम हमें करना है वो है आपको सिंपल सा एक फॉर्म बनाना है। तो एक फॉर्म हम क्या बनाएंगे, H1 टैग के अंदर मतलब आपको जो भी हेडिंग आपको दिखेगी सबसे पहले पेज की हेडिंग होगी वो क्या होगी, जेके स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल के अंदर मैंने प्रॉब्लम स्टेटेड स्टेटमेंट जब भी आपको समझा रहा था तो उसी के अंदर मैंने क्या समझा दिया था कि जेके हाइपर स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म को हम सबसे पहले हेडिंग दे देंगे। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, उस ड्यू का जो पहला आईडी होगा आपका क्या है, ड्यू 1 आपका आईडी होगा। तो इसको आपको भी ध्यान से याद रखना है कि आपका ड्यू का पहला आईडी होगा वो क्या होगा, ड्यू 1 आपका आईडी होगा। और उसके अंदर हमें क्या करना है, लेबल देना है। और क्या करेंगे हम, मोबाइल नंबर लेंगे, फॉर्म लेंगे, लेबल लेंगे और उसके अंदर क्या होगा, इनपुट आपका फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म बताया ना आपको, आप सभी को पता है, वाई HTML तो सभी ने पढ़ा होता है। बटन होगा और बटन के अंदर आईडी आपको दिया जाएगा और ड्यू को आपको क्लोज किया जाएगा। जो भी आपने ड्यू के अंदर आईडी दी है वही आईडी आपको इधर दिखनी चाहिए, देखो। और बॉडी के अंदर ही आपको ये पूरा फॉर्म बना देना है। तो ये डायरेक्टली मैं आपको अभी वेब पेज पे दिखा रहा हूँ, पेस्ट कर देता हूँ उसके अंदर। तो क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट मैंने अभी कर दिया। जो भी हमें फॉर्म चाहिए था उसको मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है। आपको एक कोड डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे अभी मैं क्या करता हूँ, जो ajax2 है, ajax2.html, उसको भी मैं क्या करता हूँ, उसी के अंदर भी हमें सेम काम करना है। शिफ्ट ये दबा देता हूँ और इसके अंदर हमें क्या करना है, अभी देखो इसके लिए रुको, अभी मैंने भी टेबलेशन कर दिया है। जो फॉर्म था वो अभी मैंने इसको इधर डिस्प्ले कर दिया। अभी वो लाइव जाके चेक करते कि आप हमारा फॉर्म कैसे दिख रहा है। तो देखो ये स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म जो हमने अभी दिया था, जो हमने आपको समझाया था, तो ये सही फॉर्म आपको क्या करना है, क्लिक उसके अंदर करना है। आगे समझ में, तो ये होगा ईमेल आईडी, होगा इंटर मोबाइल नंबर, होगा इंटर नेम, होगा, और इधर से क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले पेज का ajax1 का। तो देखो हमने क्या कर लिया कि सबसे पहले हमने ये देख लिया कि कैसे हमने सबसे पहले एक फॉर्म बना लिया। अभी फॉर्म बनाने के बाद हमें क्या करना है कि सबमिट होने के बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम देंगे। तो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, देखो इधर कहाँ क्लोज हो गया आपका, क्लोज होने के बाद पेज टैग आपका आ जाएगा। उसी के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। और नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है वो है स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मेन फंक्शनलिटीज कि कैसे हमें लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करना है, कैसे हमें आगे का पार्ट लिखना है, यही कोड आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, $document.ready.function, यही मैंने बताया कि क्या काम करता है कि पेज फुल लोड होने के बाद कोड रन करना, यही काम क्या होता है, डॉम रेडी फीचर्स आप कह सकते हो उसका। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट डॉलर और पैरेंथेसिस के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करके हम क्या करेंगे, उसके अंदर आगे देंगे। तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और उसके अंदर क्या करेंगे, फंक्शन को देंगे। ये फंक्शन तब चलेगा जब पूरा पेज लोड हो चुका होगा, मतलब पूरा कंप्लीट होने के बाद ये क्या आ जाएगा, कॉल बैक फंक्शन आप इसको कह सकते हो कि कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर का चलेगा। और हमें क्या करना है कि जब भी जेके सबमिट बटन दबाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सबमिट बटन दबाने के बाद क्या बनेगा, आपकी जो आईडी आपने दी है क्या, उस फॉर्म के अंदर आप जाके चेक करोगे किधर चला गया हमारा फॉर्म, इधर नेक्स्ट है। इस फॉर्म की जो आईडी होगी, जब भी मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो उस आईडी को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे। और ये क्या करता है, आईडी का मतलब आप कह सकते हो कि इवेंट को हैंडल करता है। मतलब बटन क्लिक पे एक्शन क्या लेना है, हैश बटन नाम की आईडी इधर हो जाएगी और डॉट क्लिक फंक्शन से हम क्या करेंगे, उस फंक्शन कॉल बैक फंक्शन उसके अंदर करेंगे। मतलब जब जेके सबमिट बटन दबाता है, जब मैं सबमिट बटन उसके अंदर दबाता हूँ तो उसके अंदर क्या होगा, डॉट क्लिक और उसके अंदर कॉल एक फंक्शन आपको पास किया जाएगा। कौन सा फंक्शन, उसके अंदर ये तीन इनपुट फील्ड से वैल्यू ले रहा है, नेम ईमेल और मोबाइल। ये तीन जो इनपुट है, इनपुट फील्ड से हमें क्या करना है, वैल्यू को लेना है। तो क्या करेंगे, वैल्यू को अगर लेना है, इनपुट अगर लेना है, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू निकालना, मतलब क्या करना है, डॉलर आईडी उसका आईडी और डॉट वैल्यू हमें करना है। तो वही मैंने इधर किया है कि कॉन्स्ट ओबीजे नाम का एक वैल्यू बनाया और नेम आपका लेबल था, वहां से मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू डॉल हैशटैग नेम ही हमें बनाया, तो उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, डॉट वेल करके उसका नाम इधर आ जाएगा। वैसे ईमेल को लिया, ईमेल आपका आ जाएगा। वैसे मोबाइल को लिया, मोबाइल आपका आ जाएगा। उसे क्या करेंगे, हम करली ब्रैकेट के अंदर कॉन्स्ट ओबीजे के अंदर उसको डिफाइन कर देंगे। ये तीन इनपुट फिर से वैल्यू ले रहा है, नेम ईमेल और मोबाइल, उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। और नेक्स्ट क्या है हमें, कि जो भी डेटा हमने लिया है ऑब्जेक्ट जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसे स्टोर करना है। हमें क्या करना है, हमें जेसन फॉर्म में ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट माय जेसन के अंदर क्या कह रहे हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नाम की मेथड है, वो क्या करेगा, उसको स्ट्रिंगिफाई, जो भी ऑब्जेक्ट आया आपका क्या होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपका जेसन फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जाके जो भी डेटा आया उसे हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है। जेसन डेटा को ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में सेव कर दे, क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम उस डेटा। और कौन सा डेटा, जो आपने पहले ऑब्जेक्ट फॉर्म में जो डेटा था उसको क्या किया आपने, जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे किसके अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर। और ये होने के बाद हमें क्या करना है कि जेके डॉट एचटीएमएल, जैसे कि ajax2.html हम उस फाइल को नाम देने वाले, फाइल को करंट पेज में, करंट पेज के ड्यू में लोड कर रहे हैं। क्या करते हैं कि जेके, आप देख सकते हैं कि करंट पेज के ड्यू में डॉलर हैशटैग ड्यू आप कह सकते हैं कि
मैंने इधर अभी बता दिया कि लोड एक्सटर्नल पेज, जो भी एक्सटर्नल पेज हमें लोड करना है तो क्या करते हैं, डॉलर ड्यू मतलब करंट पेज का ड्यू। तो क्या है हमारा ड्यू, अभी मैंने इधर बताया ना कि आपका ड्यू क्या है, ड्यू वन आपका ड्यू है, तो हैशटैग ड्यू वन डॉट लोड। और हमें क्या करना है, दूसरे फाइल का आप कह सकते हैं HTTP, आप इधर jk2.html को हम क्या करेंगे, इधर लोड कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल फाइल को। अभी उस एक्सटर्नल फाइल को ही हमें जाना है। तो आ गए सामने क्या किया हमने स्क्रिप्ट के फॉर्म में। अभी ये होने के बाद ये फंक्शन पूरा चलेगा, मतलब ये अंदर का प्रोसीजर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट ये रेडी हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन तब चलेगा जब पूरा पेज लोड हो चुका हो। मतलब ये फंक्शन आपको तभी चलेगा, पूरा पेज आपका क्या हो जाएगा, लोड होने के बाद ही चलेगा। तो क्या होगा, जो भी इनपुट आ रहा है उसे गेट इनपुट लेना है, तो उसके लिए क्या किया, डॉट 12 लेकर हमने क्या किया, डॉलर हैशटैग नेम और डॉलर ईमेल, हमने क्या किया, बहुत सारी क्वांटिटी आ रही थी तो उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया। उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना, जेसॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, डॉट सिंप्लीफाई नाम की मेथड का यूज किया और उसे माई जेसॉन के अंदर स्टोर कर लिया। अभी वो डेटा जो आया है उसे लोकल स्टोरेज के अंदर हमें स्टोर करना है, तो क्या किया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डेटा और माई जेसॉन जो डेटा है उसको लिया। और ये आने के बाद हमें क्या करना है कि डॉलर हैशटैग आईडी, मतलब हमें क्या करना है, एक्सटर्नल पेज को हमें क्या करना है, इधर कनेक्ट करना है, या एक्सटर्नल पेज को हमें इधर ड्यू के अंदर ड्यू में लोड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल पेज कौन सा है हमारा, कि एक्सटर्नल पेज लोड करते समय हम क्या करेंगे, अपना जो डी हैशटैग डी वन के अंदर डॉट लोड करके हम क्या करेंगे, उस पेज का जो भी आईपी एड्रेस आप कह सकते हो वो हमें क्या कर देना है, डबल कोट्स के अंदर इधर डाल देना है। आगे सामने, तो अभी हम दूसरा पेज अभी बनाते हैं। तो मैं डायरेक्टली टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है टाइप अगर करते बैठूंगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, थ्योरी एक्सप्लेन करने का ज्यादा ट्राई किया और कोड का कैसे होता है वो भी मैंने ट्राई किया, हर एक लाइन को आपको समझना ही मेरा इस वीडियो का लक्ष्य है। तो मैंने क्या किया, कोड पार्ट को डायरेक्टली इधर कॉपी पेस्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो देखो हमने अभी स्क्रिप्ट का भी इधर देख लिया, आप इससे अच्छे से कमेंट भी कर दिया उसपे, तो उससे क्या हो जाता है कि हम ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस पे जा सके, यानी कि कोड बेस तो आपको डायरेक्टली क्लियर हो ही जाता है देखते समय, पर आपको क्या करना है, वो कोड का मतलब क्या है वो मेरा समझना टारगेट होता है। तो अभी ये हो चुका है, ये पहला वाला पार्ट अगर हो चुका है, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट को समझने का ट्राई करते हैं। तो अभी लोड करते चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी क्या करता हूँ कि जो भी डिटेल्स हम इधर डालेंगे और सबमिट कर देंगे, पर नेक्स्ट हमें जो चेक करना है, नेक्स्ट जो पार्ट हमें चेक करना है वो है जेके ajax2.html के अंदर हम क्या करेंगे, इमेज एबरेशन तो कर दिया, फॉर्म को हमें क्या करना है, इधर टाइटल में चेंज कर देता हूँ ajax2, इसका कर देता हूँ ajax2, कर दिया। अभी टाइटल हो चुका है, अभी हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखने का। तो देखो हमने अभी तक के जितने भी पहला वाला पार्ट था उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझाया, और कोड को मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो हमें क्या करना है, टाइम ज्यादा हो जाता है वीडियो का। अभी भी देखोगे आप, अभी भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, तो अभी मैं टाइप करते बैठूंगा तो और टाइम उसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कोड को कर देता हूँ और उसकी हर एक लाइन का आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। अगर समझ, तो अभी ऐसा फॉर्म आपका बन चुका है, देखो ये पूरा फॉर्म आपका बन चुका है, ईमेल आईडी हो गया है, इंटर मोबाइल हो गया है, ईमेल ये हो गया है। सबमिट बटन जब दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लोकल स्टोरेज के अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। और जब एक्सटर्नल पेज को हमने क्या किया, उसके अंदर लोड किया। अभी नेक्स्ट पार्ट को हम समझते हैं कि अजैक्स टू को कैसे बनाना है। तो अजैक्स टू सेम आप देख सकते हो कि सेम आपको एक सीरियल लिंक को कॉपी करना है उसके अंदर, और आप देख सकते हो कि ये एक फंक्शन है उसके अंदर, क्या कौन कौन से फंक्शन है। उससे पहले आप समझो कि हमने क्या किया, इसको भी आईडी सेम दी है। ये भी आप आईडी देख सकते हो कि आईडी हमने क्या किया है, दोनों को सेम दे दिया है, क्योंकि उसके बाद वो चलना चाहिए, वो होने के बाद हमारा ये चलना है। उसी ड्यू के अंदर हमने क्या किया, उसको लोड करने का प्रयास किया। और सेम आपका फॉर्म है, देख लो सेम आपका फॉर्म है, सिर्फ आपका बटन का जो आईडी है वो है BTN1 और पहले था BTN2। और जब मैं डिस्प्ले दबाऊंगा तो आप देखोगे जो फॉर्म के अंदर आपने जो डेटा सबमिट किया था वही आपको इधर नजर आएगा। चाहे तो हम लोकल स्टोरेज के अंदर भी जाके चेक करेंगे, वो भी हमें समझाना है। तो अभी मैं इसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सबसे पहले फॉर्म को और जो सीरियल लिंक है उसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ, और फिर जाके हम स्क्रिप्ट को अच्छे से समझते हैं। क्या करना है, हमें उसे इंक्लूड भी करवा लेना है। तो देखो हमने पूरा जो फॉर्म है उसको इधर ले लिया है। आगे समझने, तो ये कोड हमने इसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया है, और हम अभी क्या करते हैं, उस स्क्रिप्ट को समझते हैं और फिर उसको भी हम इधर इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। तो देखो अभी क्या है कि फॉर्म हमने बना लिया है। फॉर्म बनाने के बाद हमें जो चेक काम जो करना था वो है कि हमें वो डेटा आपने स्टोर किया जो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर किया गया है उसे हमें क्या करना है, डिस्प्ले इधर करवाना है। तो कैसे करेंगे, तो पेज लोड होने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट क्या होगा, पेज लोड होने के बाद हमें उसे चलाना है। उसके अंदर फंक्शन को हमने पास किया है, क्या किया है, $BTN डॉट क्लिक वन फंक्शन। तो अभी देखो हमने आईडी इसको पास की है BTN1, पहली जो आप आईडी देखोगे तो उसके लिए हम पास की थी BTN2, और अभी इसके अंदर हम पास कर रहे हैं BTN1। ये आपको अच्छे से करना है, देखना है। डॉट क्लिक फंक्शन क्लिक होने के बाद आपका डिस्प्ले बटन क्लिक होने के बाद क्या करना है, कॉन्स्ट वेयर वन के अंदर पहले से ही सेव डेटा उठाओ। लोकल स्टोरेज के अंदर आपका जो डेटा होगा उसे क्या करना है, हमें लेना है। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम हम मेथड का यूज करेंगे, जो भी डेटा आपका स्टोर हुआ है लोकल स्टोरेज के अंदर उसे हमें लाना है। जेसॉन को नॉर्मली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अभी क्या होगा, जो भी जेसॉन फॉर्म में आपका डेटा था उसे हमें पास करना है। जेसॉन डॉट पास नाम की मेथड क्या करेगा, जो भी हमने ऑब्जेक्ट को जेसॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया था उसे हमें क्या करना है, फिर से जेसॉन को फिर से ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट फॉर्म में हमें उसे कन्वर्ट करना है। तो हम अभी क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारी जो मेथड थी, अभी मैंने बताया कि सेट
सेट इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू फील्ड में वैल्यू सेट करना। तो अभी डॉलर हैशटैग आईडी डॉट वेल और वैल्यू हम लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है अभी वो, अभी पहले तो क्या करते थे कि हम वैल्यू जो आई थी इनपुट को हम ले रहे थे, अभी हमें क्या करना है उसको सेट भी करवा देना है। मतलब डिस्प्ले बटन दबाने के बाद हमें क्या सेट करना है, देखो इधर, हाँ अच्छे से देखो, हमें क्या करना है डॉलर उसके आईडी डॉट वेल, और उसके अंदर हमें वैल्यू को पास करना है। तो कौन सी माई ओबीजी डॉट डॉट हमें क्या करना है उस ऑब्जेक्ट में से उस वैल्यू को लाना है। और कैसे लाते हैं हमें पता है ना, माई ओबीजे डॉट नेम करूंगा, माई ओबीजे डॉट ईमेल करूंगा, माई ओबीजे डॉट मोबाइल, मतलब ये क्या हो गई वैल्यू हमने सेट करनी है, इनपुट की वैल्यू सेट हो जाएगी। अभी डिस्प्ले होने के बाद आप देखोगे पूरा डेटा जो लोकल स्टोरेज से आ गया है उसे हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट पास होने के बाद हमारा जो सेट वैल्यू है वो क्या करेगा, उस स्पेसिफिक जो आईडी आप कह सकते हो कि लेबल दिया हुआ है, डॉलर नेम डॉलर ईमेल डॉलर, सेम नाम आपको लेने जो आपने लेवल के अंदर दिए है, जैसे जैसे आपसे नेम हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, यही नाम आपको इसके अंदर देने होते हैं, ये भी आप ध्यान से देखो, आगे समझ में। और अभी क्या करना है वो सेट इधर हो चुकी है, तो अभी मैं इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपको वो पूरा कोड दिखाता हूँ। और ये होने के बाद आपका आउटपुट क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा। आप देखो ईमेल, ये नाम आ जाएगा उसका, ये मोबाइल नंबर आ जाएगा, और आप कह सकते हैं कि ईमेल आईडी भी आपका आ जाएगा। जब मैं डिस्प्ले करूंगा जो भी फॉर्म के अंदर मैंने इधर सबमिट किया है वही डेटा आपको डिस्प्ले करने के बाद इधर दिखेगा, आगे समझ में। तो यही अजेक्स का कोड है और ऐसे ही आपका अजेक्स का काम करता है। अभी हम इसका इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं, क्या हमें उसे इंक्लूड कर देना है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे भी क्या करेंगे, इसे भी हम वो लाइव करके क्या करते हैं, उस इसे भी हम ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करनी है, आगे से लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है उसे आपको डाउनलोड करना है। और आपको दूसरा एक्सटेंशन, वो आप इसका इंस्टॉलेशन भी देख लो, VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं और लाइव सर्वर कैसे लेते हैं वो आप इधर देख सकते हो। तो एजेक्स वन जब मैंने रन किया तो स्टूडेंट डिटेल्स का फॉर्म आ चुका है, और उसके अंदर हमें क्या करना है कि नेम अभी डालना है। तो अभी मैं क्या डालता हूँ, जेके नाम डालता हूँ, और इधर क्या करता हूँ इंट नेम, इंट अपन इंटर नेम हो चुका है। मोबाइल नंबर मैं क्या करता हूँ 12345 कुछ भी नंबर डाल देता हूँ अभी। और ईमेल आईडी क्या करता हूँ मैं, abcd@gmail.com ईमेल करता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, सबमिट मैंने कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, मैंने जैसे ही नेक्स्ट पेज पे चला गया तो हमें ये क्या करना है, डिस्प्ले करना है। जब मैं डिस्प्ले दबाऊंगा तो जो वो जो सेम इंफॉर्मेशन हमने इधर सबमिट की थी वही इंफॉर्मेशन क्या आ गई, इधर से आ गई। अभी कैसे आई वो अभी हम चेक करते हैं। तो जब भी मैं जेके वन पे जाऊंगा सबमिट होने के बाद, अभी आपको दिखा दो, इंस्पेक्ट आपको करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, एप्लीकेशन के अंदर जाना है। एप्लीकेशन जाने के बाद लोकल स्टोरेज, तो मैं और अच्छे से आपको दिखा दूँ, इधर आपकी जो रिक्वेस्ट होगी तो इधर देखो डेटा के अंदर आपका जो डेटा है वो जेसन फॉर्म में आप कह सकते हैं कि इधर कन्वर्ट हो चुका है। आगे समझ ये हुआ है, लोकल स्टोरेज के अंदर आपने जो डेटा दिया था, नेम दिया था, ईमेल दिया था, वो इधर आ चुका है। और जब मैं इसको सबमिट करूंगा, चाहे तो मैं इधर थोड़ा चेंज करता हूँ, जेके वन कर देता हूँ। जेके वन जब करूंगा और इधर सबमिट करूंगा तो इधर देखो जेके वन अभी सबमिट होने के बाद आ चुका है। अभी मैं जेके एजेक्स टू पे जाता हूँ और इधर भी इंस्पेक्ट में आके चेक करता हूँ। इंस्पेक्ट में आके चेक करूंगा, फिर से क्या करूंगा, एप्लीकेशन के अंदर जाऊंगा तो ये जेके वन ईमेल एबीसीडी जो है, तो क्या हो जाएगा, इधर में जब डिस्प्ले दबाऊंगा तो जेके वन जो लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा है वो डायरेक्टली आपका इधर डिस्प्ले हो जाएगा। आगे समझ में। तो ये आपका काम था। अभी हम नेक्स्ट अभी चेक करते हैं। देख लिया कि कैसे लोकल स्टोरेज से वो डेटा आ रहा है, चेंजेस भी करके देखा उसके अंदर, तो कैसे लोकल स्टोरेज से आपका डेटा डायरेक्टली डिस्प्ले हो जा रहा है, तो इसको भी हमने देख लिया। और यही आपको इस प्रैक्टिकल के अंदर करना था। अभी देखो ये मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, उसके अंदर भी जाकर आप कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके ऊपर जयेश_पांडे_ मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो और भी लोगों के साथ शेयर करो कि हमें बहुत ज्यादा काम करना है। तो उसके लिए ये चैनल और मेरा इंस्टाग्राम पेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और मेरा लिंक्डइन का भी अकाउंट है, वहाँ पे भी जाके मुझसे कोई भी आपको डाउट आता है तो आप उधर शेयर कर सकते हो। आगे समझ में। तो ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया। आगे समझ में। अभी जितना भी मैंने समझाया वो पूरा ट्राई किया कि आपको कोई भी चीज ऐसी ना लगे कि वो मैं आपको रटवा रहा हूँ। आगे समझ में। कोड में टाइप करने का कम करता हूँ, क्योंकि आप देखो वीडियो की लिंक बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी मैं ये प्रैक्टिकल के लिए यदि 1.5 घंटे की वीडियो में बनाने लगा तो टाइम उसके अंदर बहुत चला जाएगा। आपको क्या करना है, ये खुद से इंप्लीमेंट करना है। वैसे भी मैंने ये खुद से इम्प्लीमेंट करके देखा है, पर आपको भी ये ट्राई करना है। नीचे में गेटअप की लिंक दे दूंगा, उसके अंदर पूरा कोड आपको मिल जाएगा और आपको भी ये पूरा ट्राई करना है। आगे समझ में। तो ये दोनों प्रोफाइल को भी आपको फॉलो कर लेना है। कोई भी डाउट होता है तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये नीचे मैंने पूरा ट्राई किया है। और अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ा सकता हूँ, इसी के बेसिस रिस्पॉन्स के बेसिस पर ही मैं आगे की काम करने वाला। तो आपको ये रिस्पॉन्स जरूर देना है कि क्या मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ा सकता हूँ या नहीं। आगे समझ। तो ये पूरा आप देख लो, मैंने दूसरा एजेक्स का समझाने का ट्राई किया, उसके अंदर की जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डाउट दे सकती है उसको भी मैंने प्रॉपर लेने का ट्राई किया। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा ई कॉमर्स कॉलेज एग्जाम की। हम HTML CSS बूटस्ट्रैप का यूज करके हम क्या करेंगे, उसको हम लेंगे, क्या लेंगे हम पूरा एक वेब पेज बनाएंगे, सिंगल वेब पेज या मल्टीपल वेब पेज को कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, एक वेब पेज बनाने का ट्राई करेंगे। आपको ये भी पूछने वाले हैं तो ये भी हमें करना ही पड़ेगा। तो अभी देखो मैंने कंटेंट को पूरा देने का ट्राई किया है। और कोई भी आपको लगता है कि और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम और उसके ऊपर काम करेंगे। तो देखो थियरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि कोड। दोनों अगर क्लियर होगी तभी तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। आगे समझे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।